ये वीडियो आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगड़ी प्रिपरेशन फिजिक्स की हो जाएगी, तो हेडफोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए। मैं तो पार्टी कर रही थी, मजे कर रही थी, मुझे बंदे ने बुलाया। नींदे चाले नींदे चाले ठुमक ठुमक आए नींदे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एटम चैप्टर को। एटम चैप्टर देखने में तो काफी छोटा सा लगता है, इजी सा लगता है, बट यहाँ से काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लो। उसके बाद हो सके तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का भी वीडियो देख लेना, सो दैट और अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले, तो दोनों चीजें आप लोग को अच्छी बननी चाहिए। इसके बाद घर बैठे अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग के प्यार सपोर्ट से प्लीज इस चीज को यार अचीव करवा दो, बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि मेहनत साकार हुई है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स, चाहे नोट्स डाउनलोड करना है, मेरे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करना है, एनसीईआरटी का जो लाइव कोर्स आने वाला है अभी उसको ज्वाइन करना है, सभी के लिंक मेरे प्लेटफॉर्म की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए ज्वाइन करिए। और इसके अलावा सैंपल पेपर कौन सा लेना है, इतना परेशान कर दिया तुम लोगों ने, मैंने कई बार बता दिया हूं। ओसवाल गुरुकुल की सबसे बढ़िया सैंपल पेपर आए हैं, जिसमें आपको 10 से 12 सैंपल पेपर देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व है और 1-2 आप लोग को अनसॉल्व दिए गए, सो दैट आप घर बैठे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो ये बोर्ड्स 2023-2024 के लिए है। मार्केट में सबसे सस्ते सैंपल पेपर है, जो आपको वन ऑफ द तगड़ा वाला कंटेंट दे रहे हैं। तो जल्दी से परचेज करें, वैसे ही आप लोग को कम रेट में मिल रहा है, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं उसमें और ज्यादा सस्ता मिल रहा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप परचेज करें और अमेजॉन के थ्रू घर बैठे अपनी इसको बुला लो और घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है एटम, और ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, काफी छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बट हाँ ये चैप्टर इजी है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोग को रिफर किया था उसको परचेज कर लेना, क्योंकि उसके अंदर आप लोग को ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो एग्जामिनेशन में आप लोग को आते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, घर बैठे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। 1 लाख सब्सक्राइबर तक इस चैनल को पहुंचाना है, वो आप लोग पहुंचा सकते हो यार। इसके साथ साथ एक टेलीग्राम का ऑफिशियल फिजिक्स के लिए चैनल मैंने बनाया हूं, उसको ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को वहां पे मिलते रहती है। इसके अलावा आप लोग मेरे स्पेसिफिकली यार मैं कहूं तो इंस्टा के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हो, तो अब मैं मेरे खुद के प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर चुका हूं, और जो भी लाइव क्लासेस है आप लोग को यहीं पे पढ़ा रहा हूं। लाइव क्लासेस इसका मतलब ये कि आप लोग को ढेर सारे कोर्सेज एंड बैचेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे तरफ से कंडक्ट हो रहे हैं एकदम मिनिमल प्राइस के अंदर। ये लाइव क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को अवेलेबल होती है, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आप लोग को मिलता है, और एक टाइमलाइन के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। तो अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, तो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप लोग जा सकते हो प्लेटफॉर्म की, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो मेरे नाम को सर्च करके। और हाल ही में आप लोग के लिए मैंने फिजिक्स के कोर्स को निकाला हूं। अगर आपको लास्ट 2 मंथ के अंदर अपने पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इस स्पेसिफिक सीरीज को ज्वाइन कर लो दोस्तों। सारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स आप लोग को अवेलेबल है, जैसे आपको लगे वैसे देख सकते हो। किसी भी टाइप का आप लोग को यहाँ एड्स नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, और घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी की सभी चीजें डिटेल में मैंने यहाँ पे कवर अप करवाया हूं। तो लाइव क्लास के अलावा आपको नोट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ आप लोग को चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे जैम पैक करके दिया हूं। तो लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है दोस्तों, इसका फायदा जरूर उठाएं। इसके साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी मेरे साथ देख रहे हो इस चैनल पे, आप लोग को पता है ना, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज में इस चैनल पे कवर अप करवा रहा हूं, जहां पे एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर अप कर रहे हैं। मतलब एटम चैप्टर जो आप देख रहे हो, इसकी भी लाइन बाय लाइन सीरीज का 1 शॉट वीडियो मिल जाएगा, जहां डिटेल पे पूरी एनसीईआरटी को मैंने कवर अप करवाया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे देख सकते हो। इसके साथ जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको मैं कवर अप करवा रहा हूं इस एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज के अंदर, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुकी है, और 14 दिसंबर से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। आने वाले 15 दिन के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग भी देखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी फीचर्स आप लोग को अवेलेबल है। जल्द से जल्द ज्वाइन करें, अर्ली बर्ड ऑफर का इसका फायदा उठाएं। अगर दोनों कॉम्बो में लेना चाहते हो तो दोनों कॉम्बो में भी ले सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आइए जानते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर में हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले, जो बोर्ड्स 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। सो आगे
आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एकदम से टॉपिक में बढ़ने से पहले ये समझ लेते ना कि आखिर ये स्पेसिफिक जो चैप्टर का नाम है एटम। एटम होता क्या है? तो अगर मैं आप लोग से कहूं तो एटम जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑर्डिनरी मैटर का, मतलब हम सब, आप, कैमरा, लाइट, ये पूरी दुनिया, ब्रह्मांड एटम से मिलकर बना। और एटम जो होता है स्पेसिफिकली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, जिसके अंदर आप लोग को एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है और उसके अराउंड पे आप लोग को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं कुछ इस फॉर्म में। तो ये चीज याद रहेगी कि एटम होता क्या, कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी यार पता तो होना चाहिए एटम क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ना एटम के बारे में हम लोग को समझना है कि कैसे पता चला, क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटम जो स्पेसिफिकली आप लोग को पता चला, मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चला, तो इसको बताए थे सबसे पहले जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने। उनने ये कहे थे कि मान लो एटम एक तरबूज की तरह है, जैसे तरबूज में रेड वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स आपको देखने को मिलते हैं तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन की तरह देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिला। उस थ्योरी का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में अभी मतलब उस मॉडल का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताना जरा। 10th क्लास में तुमने पढ़े होंगे। लेकिन उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उनको ऐसा लग रहा था कि यार जो थॉमसन सर बता रहे हैं उसमें यार बातों में कुछ दम नहीं है यार, कुछ तो कमी है। तो जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने सोचे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा और पता करूंगा कि स्पेसिफिकली एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो रदरफोर्ड के दिमाग में पहले से ही ये सोच आ गई थी कि हो सकता है कि एटम के बीचों बीच हमें कुछ देखने को मिले, हो सकता है कि वहां पे कोई कन्फाइंड पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो जब वो बड़े साइंटिस्ट बन गए तो उन्होंने अपने 2 जूनियर साइंटिस्ट को एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने को कहे। किस लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है? एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। उनने पहले से ये सोचे हुए थे कि हो सकता है कि एटम के बीचों बीच हमें कुछ देखने को मिले जो पॉजिटिव इन नेचर का हो, और हो सकता है वहां पे ना भी हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या करे, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाने की कोशिश करे उस स्पेसिफिक एटम पे। अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, एटम के बीचों बीच अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मिला तो ये गारंटी है कि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है वो गारंटी न्यूक्लियस से टकराएगा, और टकराने की वजह से होगा क्या, अल्फा पार्टिकल डेविएट हो सकता है अपने रास्ते से। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एटम के बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बोलोगे भैया यार मुजुबानी बता दिए। आइए एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या करे। तो याद रखना रदरफोर्ड ने डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं करे थे, उनके 2 जूनियर साइंटिस्ट को कहे थे, लेकिन सारी रिकमेंडेशन रदरफोर्ड की थी। तो ये चीज याद रखना। तो इस एक्सपेरिमेंट में करा क्या गया, देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया। अल्फा पार्टिकल का सोर्स मतलब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया जाने वाला है एटम के अंदर। अब किस चीज के एटम के अंदर बॉम्बार्डिंग होने वाली थी? तो गोल्ड की फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डिंग देखने को मिलने वाली थी। अब ये गोल्ड की फॉइल कैसी थी? सिंगल लेयर्ड थी। मतलब क्या, जहां पे एक एक एटम्स आप लोग को सिंगल लेयर्ड के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब भैया अगर ये सिंगल लेयर्ड है मतलब ये तो बहुत पतली होंगी। हाँ जी बिल्कुल, 10⁻⁸ मीटर थिक थी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ही पतली सी आप लोग को लेयर देखने को मिल रही थी जिसके अंदर सिंगल लेयर्ड एटम्स थे। और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग को लेड की ब्रिक्स लगाई गई। ऐसा इसलिए लगाया गया कि अल्फा पार्टिकल का सोर्स एकदम सीधा जाया जा सके, और लेड की ब्रिक्स इसलिए यूज कर गई कि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक इस तरीके से ना स्क्रीन लगाएगी। ये स्क्रीन कौन सी थी? थिएटर की स्क्रीन थी क्या? नहीं भाई, ये जो स्क्रीन थी ये थी ZNS की। ZNS की स्क्रीन लगाने का पर्पस ये था दोस्तों कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल मान लो सीधा चल जाता, कहीं पे भी टकराता, तो वो चमकते हुए आप लोग को देखने को मिलता। तो ZNS की स्क्रीन जो एक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी अल्फा पार्टिकल उससे टकराएगा। तो जहां पे भी अल्फा पार्टिकल टकराएगा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए एक डिटेक्टर यूज किया गया माइक्रोस्कोप के फॉर्म में। तो माइक्रोस्कोप लेकर ऐसे 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 ढूंढा जा रहा था स्क्रीन के आसपास कि कहीं अल्फा पार्टिकल टकराया कि नहीं। तो यहां तक कि तुम लोग कुछ चीजें समझ में आई। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है? अरे मतलब गोल्ड फॉइल को सब पकड़ के रखने के लिए क्लिप टाइप का होगा वो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसकी एनर्जी कितनी थी, तो वो थी 5 से लेकर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। और याद रखना जो गोल्ड की फॉइल है ये सिंगल लेयर्ड है, और यहाँ लेड की ब्रिक्स यूज हो रही है, और स्क्रीन जो है ZNS की है एक ग्लोइंग इफेक्ट को शो करने के लिए। अब अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है हम ऐसे आंखों से तो देख नहीं पाएंगे ना, चमकते हुए दिखेगा तो हम पहचान लेंगे कि अच्छा वहां पे टकराया है। तो ये चीज पहले से आप लोग को क्लियर है ना। रदरफोर्ड के दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है कि बीचों बीच कुछ हो, अगर वहां पॉजिटिव टाइप का होगा तो पक्का अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के इधर उधर डेविएट हो सकता है। तो जब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया तो ऑब्जर्व किया गया मोस्टली जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे के सीधे चले गए। मतलब जो ग्लोइंग इफेक्ट था वो मैक्सिमम यहीं पे देखने को मिल रहा था। और जो जूनियर साइंटिस्ट उनका दिमाग खराब हो गया कि रदरफोर्ड क्या बातें कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बीचों बीच कोई है, और अगर कोई बीचों बीच होता तो यहाँ पे डेविएशन होता अल्फा पार्टिकल का उससे, लेकिन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। कितने सीधे चले गए? 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने ऑब्जर्व करें कि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे, हो सकता है कि कोई इधर टकराया,
कोई इधर टकराया, कोई इधर टकराया, मतलब क्या, स्क्रीन के कोई दूसरे पोर्शन में चमकते हुए देखने को मिले। किस फॉर्म में? देखो कुछ इस फॉर्म में, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल की बीम तो सीधी चली गई, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से इधर उधर टकराए। अब ये टकराना ही बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी भाई रदरफोर्ड के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक के जो जे थॉमसन कह रहे थे उसके अकॉर्डिंग और रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे चीजें निकल के आई उसके अकॉर्डिंग में जमीन आसमान का फर्क था। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे लगभग हमें यह पता चला कि पक्का गारंटी है कि बीचों बीच कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के इधर उधर चला गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे ये गोल्ड की फॉइल है और यहां से आप अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे हो, तो यहाँ ढेर सारे एटम्स है। तो मैं एक काम करता हूं, किसी एक एटम को ले लेता हूं, लेट्स से ये वाले एटम को ले लिया। अब एक बात बताओ, सभी के सभी ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करना। तो अगर यहां से अल्फा पार्टिकल चला गया तो सीधा चले जाएगा, यहां से गया तो सीधा चला गया, यहां से गया तो सीधा चला गया, यहां से गया तो सीधा चला गया, यहां से गया तो सीधा 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 सीधा। मतलब क्या, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एटम के अंदर मैक्सिमम रीजन एम्प्टी है, खाली है, और जो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के करीब से होकर गया सिर्फ वही डेविएट हुआ। अब समझ में आया? इससे ये पता चला हमें कि एटम के बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन बहुत ही छोटी सी जगह में होता है। इसी वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे थे, और जो एकदम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के करीब से होकर गया वही डेविएट हुआ। इसलिए 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे एज कंपेयर टू टोटल अल्फा पार्टिकल जो यहां से गुजरे हैं। इस वजह से मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। उसका रीजन क्या था? क्योंकि एटम के अंदर आपको रीजन एम्प्टी देखने को मिला और बीचों बीच एकदम पिद्दू सा आप लोग को चार्ज देखने को मिल रहा था जो कि पॉजिटिव चार्ज था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग को देखने को मिला। तो आइए जानते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला। मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। कितने? 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल अनडेविएट होते हुए सीधे चले गए। सिर्फ 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल वो सिर्फ डेविएट आपको होते हुए देखने को मिले। इसी के साथ साथ हमको ये भी ऑब्जर्व हुआ कि जब 8000 अल्फा पार्टिकल चले गए तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए गया था। इसके अलावा 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल जब जा रहे थे उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो बाउंस बैक हो जा रहा था। मतलब क्या, ये गारंटी होगा कि वो एकदम बीचों बीच टकरा रहा होगा और वहीं के वहीं वापस आ जा रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट में देखो आप लोग, तो मतलब अल्फा पार्टिकल एकदम आया, बीचों बीच टकराया और बीचों बीच वापस हो गया। तो ये कितना बार देखने को मिल रहा था? ये देखने को मिल रहा था 1 मिलियन में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल था जो रिटर्न बैक आपको होते हुए देखने को मिल रहा था। तो आई होप यहां तक क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रख लेना यार। अब क्या रिजल्ट निकल के आया भाई पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में? तो हमें ये पता चला कि एटम के अंदर ना मोस्टली जो स्पेस है वो एम्प्टी है, जगह खाली है, कुछ नहीं है वहां पे। और ये कैसे पता चला? बिकॉज 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो डेविएट हुए थे, 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो डेविएट इसलिए हुए थे क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज से टकराए तो जो एकदम पिद्दू सी जगह में आपको कन्फाइंड देखने को मिल रहा था। अब वो जो पिद्दू सा पॉजिटिव चार्ज था उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया कि एटम के बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जो स्पेसिफिकली पॉजिटिव नेचर का है और बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करता है। आई नो आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर आप लोग को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बट अभी ये वाले चैप्टर में आपको नहीं पता है। रदरफोर्ड के टाइम पे सिर्फ ये मालूम था कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, बस खत्म कहानी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कहानी अगले चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल की अगर फॉइल ली जा रही थी तो उसमें आपको जो स्कैटरिंग का एंगल था, स्कैटरिंग एंगल मतलब देखो जैसे यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, जैसे ये अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ तो यहाँ पे जो एक एंगल फॉर्म हुआ ना यहाँ पे इस तरीके से, ये स्कैटरिंग एंगल है। तो यहाँ पे यही बात करी गई कि डिफरेंट मेटल की फॉइल लेंगे तो डिफरेंट आप लोग को यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल देखने को मिलेगा उनके स्पेसिफिक न्यूक्लियस के साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी गोल्ड की फॉइल ली गई, गोल्ड की फॉइल के अलावा कोई और यूज कर देंगे तो आप लोग को चीजें थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? तो ये स्पेसिफिक रिजल्ट आप लोग को देखने को मिला। और इस एक्सपेरिमेंट में ये भी बताया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड पे आप लोग को इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव है, तो ये इसको इसके करीब लेकर आ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली न्यूक्लियस जो है इसको अपने तरफ फोर्स लगा रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड पे रिवॉल्व करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल फॉर्म में लगते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए अरे यार मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है और वो आपको छोड़ के जाना चाह रही है, लेकिन आपने उसका हाथ पकड़ लिया, वो वी वेलोसिटी के साथ कहां जाना चाह रही है? इस तरफ, लेकिन आप उसको अपने तरफ खींच रहे हो, तो होगा क्या? वो आपके गोल 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 घूमने लग जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है ध्यान से समझना। एक एक्सपेरिमेंट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे आपकी पसंदीदा आपका क्रश है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हुए हो, आपके दोस्त बोल रहे कि जाना यार बात करना उससे, यार जाना यार बात करना उससे, ज़रा अपनी दिल की बात बता। तो दोस्तों के चढ़ाने के चक्कर में आप चले गए, लेकिन जैसे ही आप आधे रास्ते तक गए आप डर के मारे भग गए वहाँ से, ठीक है। ध्यान से सुनना। दूसरा केस,
इस बार क्या हुआ, दोस्तों ने बोले इस बार भागेगा नहीं तू, ठीक है ना, अब तो तेरे को अपने दिल की बात उसको बतानी ही पड़ेगी। तो आपके दोस्तों ने क्या करे, आपके दोस्तों को मालूम था कि आप भाग जाओगे बीच रास्ते से, तो आपके दोस्तों ने आपको पीछे से एकदम भयानक फॉर्म में धक्का मारे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो होगा क्या, अब ये तो गारंटी है ना कि इससे तो और करीबी आप उससे पहुंचोगे, तो हो सकता है कि इस बार आप उसके यहाँ तक के पहुंचे ही थे लेकिन आप डर के मारे फिर यहाँ से निकल गए। अरे भाई शर्म आ रही थी ना भाई, यार कैसे बोलेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये कि उस क्रश से आप कितने करीब तक के पहुंचे थे, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली जो देखने को मिल रही है ना, दीज आर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितने करीब आप उसके गए। सेम टू सेम यहाँ पे होता है एटम के साथ भी। एटम के अंदर आप लोग को न्यूक्लियस देखने को मिलता है, आप यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ, मतलब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की वो हाई होगी, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब जाएगा 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 जाएगा। लेकिन आप जानते हो ना, अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव की तरह है और बीचों बीच एक न्यूक्लियस है जो खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के करीब जाएगा जाएगा और डेविएट हो जाएगा। इसका क्या मतलब, कितने करीब तक के अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के आ चुका था, वो जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है उसे कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच और उसको डिनोट किया जाता है R0 से। अब ये बहुत ही मिनिमल सी होगी, इसको मीटर ईटर में तो नाप नहीं सकते, इसको फर्मी मीटर में आप लोग नापते हो। तो यहां तक क्लियर रहेगा। तो याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई थी और अल्फा पार्टिकल एक हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के करीब आ रहा था, लेकिन जैसे अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगा तो यहाँ पे होते होते इसकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और अल्फा पार्टिकल जो है डेविएट होकर खसक लेगा। तो जितने करीब तक के अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आया है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस कहलाती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको R0 से डिनोट करते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल from the nucleus at which the initial kinetic energy is same as the potential energy of the nucleus। तो यहां तक तुम लोगों को क्लियर है। तो यहां पे अगर तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहां पे ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग रहा है। मतलब क्या, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर्म में क्या आती, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फॉर्म में क्या आती, विच इज इक्वल टू फाइनल में आप लोग को जो काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल रही प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही है। तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R। अब R क्या होता है, अब यहाँ पे R जो है ये स्पेसिफिकली इनफाइनाइट में बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो किसी के अपॉन में इनफाइनाइट कर दोगे तो ये पूरी टर्म तो जीरो ही हो गई। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी थी, आप बोलोगे हाँ भैया अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी, तो कितनी थी, वो हाई थी, तो उसको KE आप लोगों ने रहने दी। इसके बाद फाइनल टाइम पे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रही थी, तो वो कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। और R की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो R की वैल्यू थी वो थी R0, तो यहाँ पे आपने R0 ले लिया। और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, अरे भाई यहाँ पे आते आते तक के तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई थी ना जैसे उसके करीब आया, तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो हो गई। तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आई वो आई K Q1 Q2 अपॉन R0। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेसिफिकली ये जो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, तो आप बोलोगे K Q1 Q2 अपॉन R0, इतनी आपको देखने को मिलती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक अल्फा पार्टिकल। तो याद रख लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसी की मदद से हम लोग ये पता करेंगे कि वो जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ना वो R0, इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे Q1 Q2 है, Q1 Q2 मतलब अल्फा पार्टिकल हो गया Q1 और ये जो चार्ज हो गया ये हो गया Q2। जो अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 2e और जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसके लिए होती है पॉजिटिव ZE। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम लोगों ने रखी Q1 मतलब स्पेसिफिक अल्फा पार्टिकल की वैल्यू पॉजिटिव 2e और Q2 की वैल्यू ZE। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देखो Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली R0 की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या करा, R0 को उधर भेज दिया, काइनेटिक एनर्जी को नीचे ला लिया। तो आप ऑब्जर्व करोगे R0 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी 2ZE का स्क्वायर अपॉन 4πε0 इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये है आप लोग की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये इक्वेशन जो है स्पेसिफिकली ये बताता है कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतनी कम काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना कम आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफिक क्लोजेस्ट अप्रोच देखने को मिलेगा। अरे यार अब भी समझाना पड़ता है तुम लोग को बार बार। अरे यार आप खुद से उसके करीब गए थे तो आप ऑब्जर्व करो जरा, आपकी काइनेटिक एनर्जी लो थी, इस वजह से तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा हो गई ना। आपके दोस्तों ने धक्का मारे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, इस वजह से आप उसके बहुत करीब तक पहुंच गए थे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे लेस हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है आप लोग का स्पेसिफिक वैल्यू। कोई पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अल्फा पार्टिकल की, तो होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्पेसिफिक फॉर्मूले की मदद से तुम लोग निकाल सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल आया तो इस स्पेसिफिक वैल्यू से निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछा तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना। अब अगला जो आपका टॉपिक है इसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे आप देख रहे होंगे
यहाँ पे है न्यूक्लियस। आई होप दिख रहा है सब लोग को। अभी जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है इससे एक सेंटर लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो, इसके एक्सिस से कर दिए भैया। मान लो यहाँ कहीं से अल्फा पार्टिकल आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर के साथ, मतलब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ, तो होगा क्या, अल्फा पार्टिकल आएगा 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 और आएगा 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 और एक टाइम पे आके डेविएट हो जाएगा। मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल इसके कितने करीब तक पहुंचा उसको अगर पता करना है तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को नाप लो, वो कितनी आई, r0 आई, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां तक क्लियर है। तो भैया इंपैक्ट पैरामीटर कहां है? इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये है कि जहां से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर आपको देखने को मिल रहा था और जो न्यूक्लियस की सेंटर लाइन है उसके बीच के जो डिस्टेंस है, ये है आप लोग का इंपैक्ट पैरामीटर। समझ में आया? इसका मतलब ये कि इंपैक्ट पैरामीटर जो है अल्फा पार्टिकल की क्या स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है? हाँ जी करता है। तो याद रखना, जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना कम स्कैटरिंग एंगल देखने को मिलेगा और जितना कम यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल आपको देखने को मिलने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? तो आइए इसको एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये सेंटर ऑफ लाइन है, क्लियर भाई? तो मैं कुछ अलग अलग यहाँ पे ना आपको अल्फा पार्टिकल देखने को दिखाता हूँ। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है मान लो, और एक जो है बीचों बीच से जा रहा है, यहाँ से भी एक जा रहा है, यहाँ से भी एक जा रहा है। तो एक बात बताओ, कैसे जाएंगे अल्फा पार्टिकल? ये वाला यहाँ से चला जाएगा, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला जाएगा, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला जाएगा। अब मान लो ये वाला अल्फा पार्टिकल थोड़ा न्यूक्लियस का करीब है इसलिए डेविएट हो गया, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा और बाउंस बैक हो जाएगा, ये वाला अल्फा पार्टिकल गया हल्का सा यहाँ से बेंडिंग हो गई, ये वाला अल्फा पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा चला गया क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर। अब यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर की कहानी क्या है? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये रही सेंटर लाइन, यहां से यहां पे एक इंपैक्ट पैरामीटर B1 बन रहा है, ऐसे ही यहां पे भी एक बन रहा है आप लोग को B2 देखने को, सेम टू सेम यहां से यहां तक के आप लोग को B3 बन रहा है और सेम टू सेम यहां से यहां तक के B4 बनते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा इंपैक्ट पैरामीटर है उतना ही कम स्कैटरिंग एंगल या एंगल देखने को ही नहीं मिल रहा है। अरे हाँ है ना, अब भी तो समझे ना, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा रहेगा तो स्कैटरिंग एंगल कम हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इंपैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है, तो इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ जाएगा, तो देखो यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल बढ़ गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा था तो स्कैटरिंग एंगल कुछ हुआ ही नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर कम हुआ तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ गया। और साथ ही साथ अगर आप ऑब्जर्व करो तो एकदम उसी लाइन से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब क्या, इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, इसका मतलब स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और मैक्सिमम कब मिल सकती है, वहीं से आएगा और वहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, इसलिए 180 डिग्री वाला केस देखने को मिल रहा है। समझ में आया? तो आइए जानते हैं इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विद द सेंटर लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब क्या, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। तो कितने लोगों को यहां तक ये चीजें क्लियर हुई? आई होप सब लोग को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग का निकल के आता है कि रदरफोर्ड के मॉडल के कुछ ड्रॉबैक भी थे क्या, कुछ गलतियां हुई थी रदरफोर्ड से। तो मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल हुई थी रदरफोर्ड से गलतियां। सबसे बड़ी जो रदरफोर्ड से ये गलती हुई थी कि उन्होंने ना डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाए थे एटम के, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली जो रदरफोर्ड है इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। तो ये इसके बारे में यहाँ पे आप लोग को बताया गया। कोई पूछेगा कि रदरफोर्ड ने कौन से स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा रदरफोर्ड से और कोई गलती हुई थी क्या? तो हाँ जी, एक और गलती हुई थी। रदरफोर्ड ने ना एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा पाया था। उनका ये कहना था कि मान लो बीचों बीच है यहाँ पे न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरीके से नहीं घूमता है कि जैसे आप लोग गोल 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 आज के टाइम पे घूमते हुए देखने को मिलता है। इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है लेकिन साथ ही साथ वो एनर्जी को रेडिएट करते हुए चलता है। इस वजह से जैसे जैसे उसकी एनर्जी रेडिएट होगी तो जो उसका सर्कुलर पाथ है वो धीरे 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 करके कम होने लग जाएगा और एक टाइम आएगा कि जब न्यूक्लियस से जाके इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा। अब यार ये तो कुछ लॉजिक यूज नहीं हो रहा ना, ऐसे में तो एटम की स्टेबिलिटी तो खत्म। मान लो फ्लिपकार्ट से आपने रो धोकर आईफोन परचेज करे अपने पेरेंट्स के पैसों से, जैसे आईफोन घर पे आया डब्बा खोल के देखे आईफोन गायब, फ्लिपकार्ट वाले को फोन कर रहे, वो बोल रहा है भैया रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराएगा एटम खत्म, तो भैया आईफोन भी खत्म क्योंकि वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है। कुछ भी लॉजिक बैठ रहा है क्या? समझने की कोशिश। इस वजह से ना ये स्पेसिफिक यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक निकल के आया था। ऐसा स्पेसिफिकली ना रदरफोर्ड ने अपने मर्जी से नहीं कहे थे। एक पुराने साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल का ये कहना था कि जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो ना रेडिएशन को एमिट करता है और अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो इसी के बेसिस पे ना रदरफोर्ड ने ये कहा कि अब यहाँ पे भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करते जा रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक टाइम आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जाके टकरा जा रहा है। अब ये कितने टाइम में हो रहा है? 10⁻⁻⁸ सेकंड में हो जा रहा है, खटाक से पलक झपकते ही हो जा रहा है भाई ये। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। तो ये दो रदरफोर्ड की गलतियां थी
जिसको आगे जाके एक और साइंटिस्ट आने वाले हैं बोर्स, उनने इसको सही करे थे। तो ये मत सोचना कि जैसे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिए थे उसको पूरी तरीके से गलत करार करे थे रदरफोर्ड ने और एक नया मॉडल प्रोवाइड करे थे दुनिया के सामने। रदरफोर्ड ने जो मॉडल निकाल के लाए थे आप लोग के लिए वो एकदम नए फॉर्म का था, बस उसमें जो गलतियां हुई थी उसको सही करे थे बोर्स ने। तो अगला जो स्पेसिफिक आप लोग को मॉडल पढ़ना है वो है बोर्स का मॉडल। तो बोर्स के मॉडल को स्पेसिफिकली हम लोग कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बोर्स ने स्पेसिफिकली 3 पोस्टुलेट दिए थे। उनका जो पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलते हैं वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते और रेडिएट करने की वजह से वो कभी भी आके न्यूक्लियस से नहीं टकरा जाते। उनका ये कहना था कि हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है बिना किसी एनर्जी रेडिएट किए। तो ये इनका पहला पोस्टुलेट था, अगर आप पढ़ो तो अच्छे से देखना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम कुड रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ द एनर्जी। तो यही चीज आप लोग को आगे बात करी गई है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डिफाइंड स्टेबल स्टेट, ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, these are called stationary state of each atom। मतलब जैसे आप जानते हो ना आज के टाइम में शेल्स होते हैं, के शेल, एम शेल, एन शेल, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने स्पेसिफिक शेल में आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग को ये समझा रहा है। तो बोर्स का मॉडल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमेंगे। जो रदरफोर्ड की गलती थी वो यहाँ पे पहले पोस्टुलेट से सही हो गई। सेकंड पोस्टुलेट जो बोर्स का है वो ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये कहती है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल की वैल्यू होती है MVR, क्लास 11 में पढ़े होंगे, फिर से सुनना। बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट ये बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो एक कंडीशन पे ही रिवॉल्व कर सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के। n क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π और n मतलब इंटीजर्स। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। फिर से सुन लो एक बार, हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ एक कंडीशन पे ही रिवॉल्व कर सकता है और वो कंडीशन है कि उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π के। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि बोर्स सेकंड पोस्टुलेट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली ऑन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो L क्या होता है? यहाँ पे L होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है MVR। क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू को जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो ये फॉर्मूला मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसा भी बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो N क्या है? N यहाँ पे इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स है। और किस टाइप का इंटीजर? एनी पॉजिटिव इंटीजर आप लोग यहाँ पे ले सकते हो और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्लियर? तो ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझो। एक बार वापस से आता हूँ। बोर्स का जो पहला पोस्टुलेट है ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन सब अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले, कोई किसी के भी ऑर्बिट में नहीं घुस जाएगा जाके। सेकंड पोस्टुलेट ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने की कंडीशन, और वो कंडीशन ये फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। और जो थर्ड आप लोग को मॉडल देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट चेंज करता है तो किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। तो जो बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट है वो ये बताता है स्पेसिफिकली कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, एक यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन वाले शेल में आना चाहता है और ये वाला यहाँ पे जाना चाहता है तो यहाँ पे आप लोग को ट्रांजिशन के टाइम पे एनर्जी का लॉस या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो जो थर्ड पोस्टुलेट ये क्या बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट चेंज करना है तो वहां पे किस तरीके से आप लोग को चीजें देखने को मिलने वाली है उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है। और जब भी स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है तो उस टाइम पे एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है। अगर किसी ने पूछा, मान लो कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी एमिट करता है, तो वो एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और वो एनर्जी होती है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है और एनर्जी मतलब h में होती है। तो अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो, इनिशियल की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फाइनल के। तो आइए सर एक बार बोर्स के जितने भी पोस्टुलेट हमने समझे इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। बोर्स का ये कहना था कि हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और जब अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो किसी भी टाइप से एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट नहीं करने वाला है। इसका मतलब ये कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो सब इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमेंगे। अगर लॉस होता तो इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी लॉस करते 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 स्पाइरल फॉर्म में आता और न्यूक्लियस से टकरा जाता। तो यहां से ना बोर्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को सही करे। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, अगर आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट में ये कहा गया कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है इस तरीके से न्यूक्लियस से, तो हो सकता है कोई हायर से लोअर आए, कोई हो सकता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाए। तो उसके लिए कंडीशन बताई गई है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो उस टाइम पे एनर्जी को वो गेन करता है, मतलब क्या, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी
लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी को लूज करेगा, मतलब क्या, एनर्जी को एमिट करेगा। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। और वो एनर्जी आप लोग को ये लिखी हुई है। यहाँ तक के क्लियर है सब लोग को? बोर्स का स्पेसिफिक मॉडल आप लोग को समझ में आ गया होगा। बोर्स ने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में समझा है। एक हाइड्रोजन एटम लिए और उसके रिस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करे उसके एटम के स्ट्रक्चर को, और उसका जो रेडियस है वो बता क्या है। आइए जान। अब मान लो ये है हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे आप लोग को उसका न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और लेट से ये है उसके अराउंड पे रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ना चाहता है कि वो v वेलोसिटी के साथ इधर भागे, लेकिन यहाँ पे एक बात बता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किस तरीके के फोर्स के साथ? वो खींचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो भागना चाहता है सीधा। तो मुझे एक बात बताओ, कोई आपसे दूर जाना चाह रहा है लेकिन आप उसको पकड़ रहे हो तो आपके गोल 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 घूमने लग जाएगा। अरे मतलब समझो ना, एक खंबे से आप पकड़ लेते हो अपने आप को, तो खंबे की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो और आप आगे दौड़ने की कोशिश करना और खंबा भी पकड़ रहे हो ना, तो आप गोल 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 घूमने लग जाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, सेम टू सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्या वो कन्वर्ट हो जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में? तभी तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पा रहा है इसके अराउंड पे। तो जी हाँ, इस स्पेसिफिक केस में होता है ये दोस्तों कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। और आप लोग को मालूम होगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तभी करता है न्यूक्लियस के अराउंड जब उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π के, और l की वैल्यू पुट कर दूं तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कंडीशन होना जरूरी है। ये कंडीशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा ही नहीं, और घूम भी रहा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया, तभी तो घूम पा रहा है। तो क्या मैं जानता हूं कि यहाँ पे ये दो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए न्यूक्लियस के अराउंड पे। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेडियस किसकी? हाइड्रोजन एटम की। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ की जो रेडियस दिख रही है ना, ये वाली रेडियस, इसकी वैल्यू को निकालना क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने समझे कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है मतलब क्या, पहला वाला चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला हो गया न्यूक्लियस। तो क्या इन दोनों के बीच में कोलंबियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने एक इक्वेशन ले ली इलेक्ट्रोस्टैटिक की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? क्लास 11 में आपने पढ़े होंगे, वो होता है mv²/r। आपको बेसिकली करना क्या था कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है, तो इस कंडीशन पे इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देना। तो जैसे ही आप लोग वैल्यूज को पुट कर दोगे तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी आप लोग की, एक तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक तरफ आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इस कंडीशन में हम लोगों ने Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी है, मतलब चार्जेस की वैल्यू। तो यहाँ पे जो Q1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के बराबर, मतलब E के बराबर। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो ZE होती है। तो देखो Q1 की वैल्यू E रख दी है और Q2 की वैल्यू ZE रख दी। बस देखो इसको मैंने इधर लिख दिया हूँ और ये पूरी टर्म को इधर लिख दिया हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या करा, जो मेरी पहली इक्वेशन थी इंटीग्रल मल्टीपल वाली जो कंडीशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, और ये जो इक्वेशन आई इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ उसको ध्यान से याद रखना वरना गलत हो जाएगा। अब बेसिकली मैं करने ये वाला हूँ कि जो पहली इक्वेशन दिख रही है ना, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, और इसकी जो स्क्वायर वाली वैल्यू उसको डिवाइड करा दो सेकंड इक्वेशन से। तो जैसे आप इसको डिवाइड करा दोगे, देखो ये थी ना mvr विच इज इक्वल टू nh/2π, तो इसका स्क्वायर पहली इक्वेशन का स्क्वायर अपॉन दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे जो भी काटा पीटी हो सकती है उसको आपने काट पीटने की कोशिश करे। एट द एंड तुम्हें r की वैल्यू निकालना था, तो जो r की वैल्यू आई वो आई आपकी n²h² अपॉन m πze का स्क्वायर, और ये जो स्पेसिफिक रेडियस है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ टर्म ना कांस्टेंट है, जैसे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक टर्म होती है, एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट, m यहाँ पे मास है इलेक्ट्रॉन का, और साथ ही साथ पाई की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू देखने को मिलती है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें h की, एप्सिलॉन की, m की, पाई की और e की, तो आप लोग को जो स्पेसिफिक फॉर्म देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा r का 0.53 n²/z एमस्ट्रॉन्ग। तो ये रेडियस आपको देखने को मिलती है। और स्पेसिफिकली किसके लिए निकालना था? आपको निकालना था हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू क्या होती है? z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? तो जो आपका फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। तो ये कहलाता है बोर्स का रेडियस, जो आपको दिख रहा है ना 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, इसी को कहते हैं a0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्स की रेडियस कहलाता है।
आती है, n की वैल्यू 1 रही होगी तभी ये आया। अब ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई तुम लोग को रेडियस का सिलसिला कैसा था, कैसे रेडियस निकाले। किसी ने अगर तुमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर निकालना है तो उसको भी निकाला जा सकता है। तो देखो 2-3 चीजें निकालना है उस इलेक्ट्रॉन की, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो आर की वैल्यू निकाल ली, वी की वैल्यू निकालते हैं। तो वी की वैल्यू जब भी तुमको निकालना है तो बेसिकली तुम्हें करना क्या होगा, ध्यान से समझना। जो पहली इक्वेशन थी ना mvr which is equal to nh/2 यहाँ पे अगर आप लोग r की वैल्यू पुट कर दो, जो अभी आई ना ये वाली r की वैल्यू, जैसे आप लोग इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे और काटा बीटी कर दोगे तो आपका v की वैल्यू ZE²/2h एप्सिलॉन नॉट n आ जाएगा। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी वो निकाल सकते हो। और इसमें भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 2 की वैल्यू, इन सबको सॉल्व कर दूं तो जो स्पेसिफाइड फॉर्म में अगर वेलोसिटी निकल के आएगी वो आएगी 2.18 into 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है तो Z की वैल्यू 1 ले लेना, N की वैल्यू 1 ले लेना, हाइड्रोजन एटम में कितनी वेलोसिटी होती है वो निकल जाएगी। इसके बाद तुमसे अगर कोई पूछता है पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे, एंडिंग में पोटेंशियल की वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे आप लोग हमेशा साइन के साथ डिनोट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में आप लोग डायरेक्शन शो कर देते थे, इस वजह से चार्जेस का साइन वहां पे हम डिनोट नहीं करते थे, यहाँ पे करना जरूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो चार्जेस है यहाँ पे हम लोग उनका साइन भी डिनोट करने वाले। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -e मतलब इलेक्ट्रॉन, और Q2 मतलब ZE। अरे हाँ या ना, देखो यही डायग्राम है, ये हो गया ZE और ये हो गया -e। तो इसकी दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया तो इक्वेशन को जिस तरीके से बन गई। यहाँ पे जो r दिख रहा है ना, यहाँ पे वो r ये वाला पुट करना है जो रेडियस आई थी आपकी। तो जैसे आप रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, काटा पीटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -mz²e⁴/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n²h²। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर है। तो ये आ गई आप लोग की पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी तो होती है आप लोग की हमेशा से 12mv²। तो इसके फॉर्मूले को लिए और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, जो अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी निकाले थे ना, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, काटा पीटी किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई वो आई mz²e⁴/8h² एप्सिलॉन का स्क्वायर n²। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने पोटेंशियल एनर्जी निकाले और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करा दो तो टोटल एनर्जी निकल जाती है। और दोनों की देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू को पुट किया, काटा पीटी करने के बाद जो आपका फॉर्मूला निकल के आया वो आया -mz²e⁴/8h² एप्सिलॉन² n²। यहाँ से आपकी टोटल एनर्जी निकल सकती है। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इसमें 2 की वैल्यू को इनटू कर दो, माइनस लगा दो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी की तरह भी देखने को मिलती है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्म है, याद रखना। आई नो ये हम आपके दिमाग में आ रहा है डेरिवेशन आने वाला है, हाँ जी आने वाला है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, परेशान मत हो यार। आई नो मैंने थोड़ा तेजी से बढ़ा दिया बट अब टाइम कम है ना, इसलिए करना पड़ रहा है। अब एक एक चीज़ को सॉल्व करने बैठोगे ना टाइम बर्बाद होगा आप लोग को, इसलिए मैंने समझा दिया। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार लिख कर देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू, H की वैल्यू 8 एप्सिलॉन नॉट, इन सब को पुट कर दो तो एक स्पेसिफिक इक्वेशन निकल के आती है टोटल एनर्जी की। वो आती है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे तुम लोग को निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आप लोग को करना है क्या है, Z की वैल्यू को 1 ले लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो Z की वैल्यू 1 रखे, N की वैल्यू 2 रखे, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकल के आएगी हाइड्रोजन एटम की, वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे का आपको होमवर्क दे रहा हूँ। E2 में कितनी आएगी बताओ जरा, 13.6 इंटू Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 2, सॉल्व करके बताएं। सेम टू सेम E3 में कितनी आएगी, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताएं। तो जो सबसे पहले आई वो क्या है, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू। E2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट की वैल्यू, E3 की आएगी सेकंड एक्साइटिंग स्टेट की वैल्यू, E4 की आएगी थर्ड एक्साइटिंग स्टेट की, E5 की आएगी फोर्थ एक्साइटिंग स्टेट की एनर्जी की वैल्यू। और वो जो एनर्जी की वैल्यू आती है कुछ इस फॉर्म में आएगी। तो पहली जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू आई वो इतनी आई,
जब n की वैल्यू 2 ले लोगे तो इतनी आ जाएगी, n की वैल्यू 3 पे इतनी आएगी, 4 पे इतनी आएगी और 5 पे इतनी आएगी और इनफाइनाइट पे लोगे तो 0 आ जाएगी। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ, प्लीज इससे चेक कर लेना। तो यहाँ तक कि तुम लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है, परेशान ना हो। लगे तो एनसीईआरटी की सीरीज एक बार देख लेना, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो वहां पे भी कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि बोर्ड्स ने सब कुछ सही कर दिए थे, नहीं भाई, बोर्ड्स ने सब कुछ सही नहीं करे थे, बोर्ड्स से भी कुछ कुछ यहाँ पे गलतियां हुई थी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ड्रॉबैक है बोर्ड्स के। तो बोर्ड्स यहाँ पे स्पेसिफिकली जो भी समझा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में समझा रहे थे। मतलब क्या, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे जो स्पेसिफिक एटम है सिर्फ उसके बारे में यहाँ पे समझा पाए। जिसके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी उसके बारे में बोर्ड्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बारे में उनको पता ही नहीं था। तो इस वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोर्ड्स का मॉडल सेटिस्फाई नहीं करता। इसके अलावा डी ब्रॉगली का जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है जिसमें वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझाते हैं, उसको भी ये जो पूरा का पूरा बोर्ड्स का मॉडल है ये वॉयलेट करता है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उसको भी ये वॉयलेट करता है। और साथ में ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में भी नहीं समझाता। किस चीज की स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिखना है क्या? हाँ जी, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करना आपको। अगर नहीं, देखो एग्जाम टाइम आने वाला है, आपको नहीं भी मालूम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, बस इतना याद रख लो, इसको वायलेट करता है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने समझाया था उसको भी वायलेट करता है, और इन दोनों इफेक्ट को भी नहीं समझा पाया था। अब ये क्या होते हैं छोड़ दो। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे करके आप लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो स्पेसिफिक टॉपिक है इसके अंदर आप लोग को पढ़ना है स्पेक्ट्रम के बारे में। अब आप बोलोगे भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है? बचपन में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कोई प्रिज्म से अगर एक व्हाइट लाइट जाता है तो वो आप लोग को डिफरेंट फॉर्म के कलर्स दिखाता है यहाँ पे। तो शायद आपने बचपन में पढ़े होंगे कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट जैसे आप लोग पास आउट करोगे तो डिस्पर्जन होता है, जिस वजह से 7 कलर्स आप लोग को देखने को मिलते हैं विब्योर की फॉर्म में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्पेसिफिक प्रिज्म से आप लोग को कुछ इस तरीके का एक बैंड देखने को मिलता है जिसमें कि सारे के सारे कंटिन्यूअस फॉर्म में सारे कलर, जितने भी विब्योर के अंदर कलर होते हैं, क्या कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब सारे कलर एक दूसरे में ओवरलैप होते हुए आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई भी कलर या किसी भी स्पेसिफिक कलर की वेवलेंथ मिसिंग है? नहीं, सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो स्पेसिफिक बैंड है जिसके अंदर कंटिन्यूअस फॉर्म में सारे कलर्स आप लोग को प्रेजेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग व्हाइट लाइट को पास आउट कराते हैं कूल गैसेस से, मतलब जैसे यहाँ से आपका व्हाइट लाइट आ रहा था, जब भी आप लोग लाइट को पास आउट कराओगे कूल गैसेस से और वो लाइट फिर प्रिज्म से होकर गुजरेगा, स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा था ना इस तरीके से, तो आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे ना इसके बीच में कूल गैसेस को ला ले रहे हो, फिर लाइट को जब पास आउट करा रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कुछ स्पेसिफिक कलर की वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसी वजह से आप देख रहे होगे बनना तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे ही था, लेकिन कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए, तो कुछ एब्जॉर्ब हो गए इसलिए कुछ आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें सारे के सारे कलर्स आपको देखने को तो मिलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की कलर यहाँ पे मिस आउट देखने को मिलेगा बिकॉज वो एब्जॉर्ब हो गए। आई होप क्लियर है। तो ऐसे टाइप के स्पेक्ट्रम को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगला होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करते हैं, हॉट गैसेस जो है यहाँ पे रेडिएशन देती है, तो जैसे ये रेडिएशन देगी तो आपने इसको प्रिज्म से फॉल करवाया, तो प्रिज्म जैसे ही फॉल कराओगे तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आपको देखने को मिलेगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ एमिट होते हुए देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक कलर के आप लोग को बैंड्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी सब मिसिंग है। ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो बनता है बट कुछ आप लोग को कलर यहाँ पे मिस आउट रहते हैं, तो यहाँ पे रेडिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं इसलिए कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जा रही है इसलिए यहाँ पे वो गायब है। आई होप क्लियर है। और जिस फॉर्म में रेडिएशन को एमिट कर रही है वहां पे कुछ स्पेसिफिक आप लोग को लाइट देखने को मिल रही है, इस वजह से इस फॉर्म का स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो अगर आप लोग से पूछा जाए एग्जामिनेशन में कौन सा आएगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। कंफ्यूज मत होना, आप इसको भी एक्सप्लेन करके एग्जामिनेशन में पूरे नंबर ला सकते हो। डायग्राम बना देना, आपके पूरे नंबर मिल रहे हैं। अब बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, तभी तो स्पेसिफिकली यहाँ पे फोटोन क्या हो रहा होगा, रेडिएट हो रहा होगा। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे बोर्स के मॉडल के अंदर, शायद याद आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली फोटोन की बात करेगी, फोटोन यहाँ पे एमिट हो रहा है।
तो आइए जानते हैं द फोटोन एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन विच इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट फ्रॉम हायर टू द लोअर। तो इस वजह से इसका डिफरेंसेस क्या आप ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी लेवल। तो हायर टू लोअर आप लोगों ने इसका डिफरेंसेस ले लिए, मतलब एनर्जी लेवल हायर को माइनस करा दिए लोअर से। आप जानते हो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। तो एच म्यू की वैल्यू यहाँ आप चाहो तो रख सकते हो, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। आप जानते हो एनर्जी हम लोगों ने निकाले, हर एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी कितनी होती है, तो वो निकाली जा सकती है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप लोग को N2 रख देना है, En1 के लिए यहाँ पे N1 रख देना है। तो इसी फॉर्म की इक्वेशन को आप लोग यहाँ पे यूज कर लोगे और N2 के लिए हो जाएगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, और En1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। आई होप क्लियर है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोग क्या करो 13.6 और z स्क्वायर दोनों को कॉमन निकालो। जैसे आप कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन N2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है। आपको चाहिए 1 अपॉन लैम्डा के फॉर्म में इक्वेशन, तो SC को नीचे भेज दो तो आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। यहां पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो जो 13.6 अपॉन HC है इसको कहते हैं R, कैपिटल R, और इसे कहा जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो होती है ये आपको याद होना चाहिए। और जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू RZ का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन के थ्रू आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ के लिए चीजों को निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग को एक लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिल रहा है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती थी याद आ रही है? नहीं आ रही है तो याद करो, पी चलो पी चलो पी चलो पी चलो पी चलो। देखो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी? हाइड्रोजन एटम जब हम n की वैल्यू 1 ले रहे थे तो ये थी ग्राउंड स्टेट की। n की वैल्यू 2 ले लोगे तो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। n1 जहां पे लाई करता है वो होता है ग्राउंड स्टेट, n2 जहां पे वो है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट, जहां पे थर्ड है वहां पे सेकंड एक्साइटिंग स्टेट, यहां आएगा थर्ड एक्साइटिंग स्टेट, फोर्थ एक्साइटिंग स्टेट, और ऐसे आप लोग इनफाइनाइट तक के लेने वाले हो। तो n की वैल्यू इनफाइनाइट तक के आप लोग को लिख लेना है। मेनली आप लोग 5 तक के लिखना क्योंकि वहीं पे काम आने वाली 1 2 3 4 5 की वैल्यू लिख लेना। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे आपको एनर्जीज देखने को मिल रही है। मैं ये कह सकता हूँ ऊपर की तरफ हायर एनर्जी लेवल है और नीचे की तरफ लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे सबसे लोअर होगा, इसके ऊपर हायर, इसके ऊपर और हायर और हायर और ऐसे करते हुए और ज्यादा हायर। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पेसिफिकली एमिशन स्पेक्ट्रम को, और एमिशन स्पेक्ट्रम यहाँ पे एमिशन जो स्पेसिफिकली फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होता था याद करना, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप मूव करवाओ। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से आप ग्राउंड स्टेट तक लेकर आते हो तो यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ एमिट होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो याद रखिएगा इस स्पेसिफिक सीरीज को कहते हैं लेमन सीरीज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, चाहे वो इनफाइनाइट से आ रहा हो, फोर्थ एक्साइटिंग से आ रहा हो, थर्ड से आ रहा हो, सेकंड से आ रहा हो, बस याद रखना ग्राउंड स्टेट तक आना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तब उसको कहते हैं लेमन सीरीज। और लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट या n की वैल्यू 2 में आता है तो यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होती है वो होती है विजिबल लाइट के फॉर्म में, और इस सीरीज को कहते हैं बाल्मर सीरीज। सेम टू सेम किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटिंग स्टेट में आता है, या मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू 3rd में आता है, तो इसको कहते हैं पैस्चन सीरीज। यहाँ पे इंफ्रारेड आप लोग को निकलते हुए देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटिंग स्टेट 3rd में आता है या n की वैल्यू 4 पे आता है तो उस सीरीज को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, और यहां से भी आप लोग को इंफ्रारेड निकलते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ कहीं से भी, मतलब किसी भी हायर एक्साइटिंग स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ एक्साइटिंग स्टेट या फिर n की वैल्यू 5th में आता है तो उसे कहते हैं फंड सीरीज। और यहां से भी आपको जो रेडिएशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा आप लोग को इंफ्रारेड के फॉर्म से। तो याद रखना इसको अच्छे से, एग्जाम में आएगा जरूर, कौन सी सीरीज के अंदर क्या रेडिएट होता है, कहां से कहां लेकर आने में क्या होता है। तो डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो, होमवर्क दू कि किसी भी हायर एक्साइटिंग स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आओगे तो लेमन सीरीज, किसी भी हायर एक्साइटिंग स्टेट से फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में आओगे तो बाल्मर, किसी भी हायर स्टेट से सेकंड एक्साइटिंग स्टेट तक क्या आओगे तो पैस्चन, सेकंड एक्साइटिंग स्टेट में आओगे तो पैस्चन सीरीज बनेगी, किसी भी हायर स्टेट से थर्ड एक्साइटिंग स्टेट में आओगे तो ब्रैकेट सीरीज, और किसी भी हायर एक्साइटिंग स्टेट से फोर्थ एक्साइटिंग स्टेट में आओगे तो फंड सीरीज बनेगी।
यहाँ पे आप लोग को अल्ट्रावायलेट रेडिएट होते हुए देखने को मिलती है, यहाँ पे विजिबल लाइट, और इन तीनों के अंदर इंफ्रारेड। ये कई बार एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने को बोला जाता है, आपको आना चाहिए। कई बार आप लोग से पूछा जा सकता है 1/λ की वैल्यू दिखाओ ये सारी सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए करना क्या होगा, ये वाला जो अभी वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला, इसी को आप लोग को स्पेसिफिकली यूज करना है। और बस एक जगह पे आप ये बता देना कि भैया n की वैल्यू ग्राउंड के लिए 1 हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी 1 की वैल्यू, लेमन के लिए, इसके लिए एक n की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 3, 4, 5। तो ये जो स्पेसिफिक इक्वेशन बनेगी ऐसे बनेगी। तो लेमन सीरीज के लिए इस तरीके से, जहां पे देखो जहां पे लेकर आया जा रहा है वो क्या है आप लोग का है, n1 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे यहाँ 2। तो हायर एनर्जी एक्साइटिंग स्टेट 2, 3, 4 हो सकता है, इसके लिए 3, 4। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, किसी भी हायर, तो ये हायर वाला होगा। और लेकर कहाँ सेकंड में आना पड़ रहा है n की वैल्यू, यहाँ पे थर्ड में आना पड़ रहा है, यहाँ फोर्थ में, यहाँ फिफ्थ में, और ये n की वैल्यू इसके अबव रहेगी। जैसे एक्सप्रेशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन सब के बाद आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से इसको कवर अप करते हैं कि डी ब्रॉगली भैया ने भी बोर्ड्स के सेकंड पोस्टुलेट के ऊपर कमेंट करे। अब एक चीज आप लोग को शायद पता होगा कि डी ब्रॉगली भैया ने हमें ये तो बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। ये स्पेसिफिक कंडीशन थी। बट क्या यहाँ पे बोर्स ने ये बता पाया कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बताए थे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो किस फॉर्म का वेव नेचर दिखाता है। तो इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली डी ब्रॉगली भैया ने समझाया है। जैसे मान लो ये आप लोग का न्यूक्लियस, और मान लो ये रहा आपका स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन, और ये रही इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो किस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ऐसे करेगा। देखो वो तो ऐसे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। वो वेव नेचर शो कर रहा है तो वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। और जैसे कि एक वेव जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ये वेवी फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस कवर अप करा, वो डिस्टेंस कवर अप करा मतलब कि एक स्पेसिफिक फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, मतलब सर्कुलर फॉर्म में जो टोटल डिस्टेंस कवर अप हुई वो कितनी होती है, उसका सरकमफेरेंस, किसका, सर्कल का। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर अप करा, मतलब 2πr। हम जानते हैं डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कितनी होती है, वो होती है h/mv0। हम लोगों ने क्या करे, हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखी, मतलब कितना यहाँ पे आप लोग को टोटल डिस्टेंस कवर अप होते हुए देखने को मिल रहा है, वो है 2πrn। तो 2πrn की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अगर आप m को ऊपर ले लोगे, 2π को नीचे कर दोगे, तो आपकी जो इक्वेशन है क्या ये आ रही है, देखो ध्यान से। क्या आप लोग को जो ये स्पेसिफिक इक्वेशन देखने को मिल रही है, क्या ये वही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होनी चाहिए। और यही कंडीशन तो फुलफिल करती है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए। तो यहाँ से स्पेसिफिकली ऐसे करके ये सॉल्व हो जाता है। कई बार ये छोटे से 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, मालूम होना चाहिए। नीचे वही लाइन लिखी हुई है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π व्हिच इज द quantum condition proposed by the Bose in his second postulate। तो मैं कह सकता हूं कि डी ब्रॉगली के वेवलेंथ से हम लोगों ने यहाँ पे बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव कर दिए, और साथ ही साथ हम लोगों ने वेव नेचर को भी यहाँ पे दिखा दिया। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीजें समझ में आई। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ से हमारा होता है चैप्टर खत्म। इन सब के अलावा घर में प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसके बाद एटम चैप्टर की 1 शॉट वीडियो देख लेना जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का है, और साथ में मेरे साथ इस सीरीज के अंदर आप क्वेश्चन सीरीज कवर अप कर सकते हो। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को लाइव मेरे साथ 14 दिसंबर को, और 2-2 घंटे की क्लास रहा करेगी। 15 दिन के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। लाइव फॉर्म में सेशन रहेगा, सारी एनसीईआरटी हम 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जनवरी से पहले तक की। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है अभी, एनरोलमेंट आप लोग ले सकते हो। जल्दी जल्दी जाएं, एनरोल करें, सो दैट आप अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके मेरे साथ। और अगर आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो आप मेरे फिजिक्स के कोर्स को ले सकते हो, और अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लेना है तो आपको बेस्ट डील देखने को मिल रही है, मेरी गारंटी है। सारी क्लासेस लाइव रहने वाली, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग को अवेलेबल रहेगी। अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, सारे नोट्स सब कुछ रहेगा। और साथ में सभी स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। जो भी डाउट आते हैं आप लोग मेरे साथ पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों कर लेना, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।